नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आज 12 से 2 पॉलिटिकल शो नहीं बल्कि मैं आपके लिए लेकर आई हूं द वोटिंग शो। आपको बता देते हैं पहले चरण के मतदान को 5 घंटे पूरे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और अब दोपहर के 12 बज रहे हैं। 11 बजे तक अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा आया है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले फेज में वोटिंग कहां हो रही है। कुल 102 सीटें हैं जो 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई हैं, जिसमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। राजस्थान की 12 है, उत्तर प्रदेश की 8 है। तो कुल मिलाकर ये 102 सीटें जहां पर पिछले 5 घंटे से वोट डाले जा रहे हैं। और इस बीच ताजा तस्वीरें, ये तस्वीरें गांधीनगर से देख रहे हैं। गुजरात गांधीनगर कल ही पहुंच गए थे गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें बीजेपी ने एक बार फिर गांधीनगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। देखिए 12:40 ये वो शुभ मुहूर्त है जब अमित शाह अपना पर्चा दाखिल करेंगे, नामांकन करेंगे। और इसी की तैयारी में अमित शाह को आप देख रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी अमित शाह के साथ यहां पर इस मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो पार्टी दफ्तर की हमें लग रही हैं, जहां पर अमित शाह का भव्य स्वागत भी किया गया है। और इसके बाद तमाम पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की शुभकामनाओं के साथ अमित शाह निकलेंगे गांधीनगर सीट से फिर से अपना पर्चा दाखिल करने के लिए। गांधीनगर वो सीट जो गुजरात में बीजेपी का घर कह लीजिए आप, गढ़ कह लीजिए आप, मानी जाती है। बीजेपी के जो बड़े कद्दावर नेता, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी तो ये एक तरीके से सीट बनी रही। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस सीट से जीत दर्ज की। और अब बीजेपी की उसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम इस गांधीनगर सीट से अमित शाह कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में जोश जबरदस्त है और उनको चिंता अमित शाह की जीत की नहीं बल्कि अमित शाह की जीत का अंतर इस बार बढ़ाना है। इस लक्ष्य को लेकर आम कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। अमित शाह को आप देख रहे हैं, भूपेंद्र पटेल बैठे हुए हैं गुजरात के मुख्यमंत्री अमित शाह के ठीक बराबर में। और ऐसे में बीजेपी के जो अन्य नेता वरिष्ठ गुजरात के, वो सब यहां पर मौजूद हैं। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। जी दत्तन सर हमारे साथ मौजूद हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज 12:40 वो शुभ घड़ी आई जब अमित शाह को नामांकन दाखिल करना है। विजय जी जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मैं ग्राउंड पर लेकर चल रही हूँ रिपोर्टर के पास। रोमाना जी, गांधीनगर जो सीट है, अमित शाह का पॉलिटिकल करियर ही वहाँ से शुरू हुआ है। गांधीनगर में 91 में जब लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ने पहुंचे थे तो उनके पॉलिटिकल एजेंट, इलेक्शन एजेंट अमित शाह थे। तो वहाँ से उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ एक्टिव पॉलिटिक्स का करियर शुरू हुआ। और फिर वो जब तक आडवाणी जी वहाँ पर रहे, उनके इलेक्शन एजेंट के तौर पे, पॉलिटिकल एजेंट के तौर पे काम किया। और फिर पिछली बार चुनाव में उन्होंने भारी जीत हासिल की, 5 लाख से इसीलिए तो बीजेपी कहती है कि साहब हम हैं पार्टी विद अ डिफरेंस, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक आम कार्यकर्ता होता है, अगर वो बढ़िया काम करे तो फिर उसके पास मौका होता है शीर्ष तक पहुंचने का। और एक तरीके से उसकी मिसाल बनकर यहाँ पर इसी गांधीनगर सीट से सामने आपके अमित शाह उदाहरण के तौर पर सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, कल रोड शो करते हुए देखा हमने अमित शाह को उन सीटों पे जो इस गांधीनगर लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। हमने बीजेपी के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा, 400 पार का नारा सुना। अब आज 12:40 वो शुभ घड़ी आएगी जब नामांकन दाखिल करेंगे अमित शाह। नीरज पांडे जी बिल्कुल रोमाना, थोड़ी देर में अमित शाह यहाँ पहुँचने वाले हैं। जहाँ मैं हूँ ये दरअसल गांधीनगर का कलेक्ट्रेट है और इसी रोड से थोड़ी देर में अमित शाह पहुँचने वाले हैं। फिलहाल अमित शाह आ चुके हैं, पास में ही सर्किट हाउस पहुँचे हैं जहाँ पर भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो मौजूद हैं। वो वेट कर रहे थे पिछले काफ़ी देर से गृह मंत्री का। तो अब गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पहुँचे हैं। उनके साथ अगले 5 मिनट के अंदर वो कलेक्ट्रेट पहुँचने वाले हैं जहाँ पर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनकी जो मुहूर्त है वो 12:39 का है और 1 बजे का है। तो 2 मुहूर्त हैं। माना यह जा रहा है कि 12:39 वाले मुहूर्त में ही वो अंदर जाएंगे और उस समय अपना नामांकन पत्र दाखिल कर देंगे। और प्रस्तावक के तौर पर कौन साथ हो सकते हैं, इसको लेकर किस तरीके की जानकारी मिल रही है? कौन कौन पार्टी के बड़े नेता अमित शाह के साथ इस मौके पर रहेंगे? जैसा कि आपने बताया, हमने तस्वीरें भी दिखाई दर्शकों को, वो सर्किट हाउस वहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इंतजार कर रहे थे, वो नजर आ रहे हैं साथ में। जी बिल्कुल, 4 लोग उनके साथ होंगे उस समय। भूपेंद्र पटेल मौजूद रहेंगे, केसी पटेल उनके साथ रहेंगे, मयंक पटेल उनके साथ मौजूद रहेंगे और 2 और उनके प्रस्तावक मौजूद रहेंगे जो पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं।
तो 4 लोग उनके साथ नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। फिलहाल वो अभी सर्किट हाउस में है, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ये ज़रूर है, देखिए क्या है कि आमतौर पर पिछले बार हमने देखा जब 2019 में रोमाना जब उन्होंने नामांकन से पहले एक बड़ा लंबा रोड शो किया था, उस समय भी हम कवर करने अहमदाबाद आए हुए थे। रोड शो के बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली। कल पूरे दिन सुबह 10:30 बजे से अपना रोड शो शुरू किया और रात में 9:30 बजे अपना सभा के साथ अपना कार्यक्रम समाप्त किया। और इस दौरान उन्होंने 7 की 7 विधानसभा सीट जो गांधीनगर लोकसभा में आती हैं उन सब में होते हुए उन्होंने न सिर्फ रोड शो किए, 4 बड़े रोड शो किए और उसके बाद एक रैली उन्होंने संबोधित किया। और इसके दौरान उन्होंने 7 की 7 विधानसभा उन्होंने कवर किया। और इसके पीछे की स्ट्रेटजी उनकी यही थी कि एक दिन रहकर वो गांधीनगर के हर इलाके से गुजर के लोगों से रूबरू हो जाएंगे, लोगों को अपनी प्रेजेंस शो करेंगे और उसके बाद अगले दिन यानी कि आज के लिए उन्होंने नामांकन का समय तय किया था। और अगर नीरज बीजेपी के भीतर जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनकी इस रणनीति को समझा जाए गहराई से तो वजह सिर्फ यही नजर आती है ना कि आमतौर पर जब उम्मीदवार चुनाव मैदान में होता है तो उसके लक्ष्य होता है उसका कि किसी तरीके से जीत हासिल करे। लेकिन क्योंकि ये अमित शाह हैं और ऐसे में इनके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि सबसे बड़ी जीत हासिल करनी है। जो पिछली बार का मार्जिन था उसको और बड़ा करना है। इसी वजह से ये सारी कवायद होती हुई हमने देखी। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल यही हालत है। और दरअसल हमने जितने भी कार्यकर्ताओं से बात की उनका भी यही कहना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार की जीत बहुत बड़ी होगी। एक बात समझना बहुत जरूरी है, गांधीनगर लोकसभा सीट दरअसल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ पर हर घर में आपको भाजपा का कार्यकर्ता मिल जाएगा, कॉमन आदमी भी सिर्फ भाजपा की बात करता है। नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है कि गुजरात में खासकर गांधीनगर में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। इसीलिए अमित शाह ने चुना कि नामांकन से एक दिन पहले लोगों से मुलाकात कर ली जाए और उसके बाद नामांकन करके यहाँ से निकल जाया जाए और देश के दूसरे राज्यों में घूमा टहला जाए। और इनका चुनाव मैं आपको बता दूं, जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार अब इसके बाद वो वोट डालने ही आएंगे गांधीनगर में। गांधीनगर में उनका कोई प्रचार नहीं होगा बल्कि उनके कार्यकर्ता और उनके जो पार्टी के नेता हैं वही उनका मोर्चा संभालेंगे, वही लोग चुनाव लड़ेंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, वो उन्होंने अपना प्लान बनाया है कि एक दिन के अलावा वो गांधीनगर में समय नहीं देंगे और देश के दूसरे हिस्सों में अपने दूसरे कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे। उनका चुनाव उनके कार्यकर्ता दे दिया। कल उन्होंने रोड शो कर दिया, आज वो नामांकन दाखिल कर देंगे और इसके बाद अब वो आएंगे नहीं, अब वो सिर्फ वोट डालने के लिए यहाँ पर आएंगे। एक जल्दी से क्विक रिएक्शन लेते हैं। जी श्रीदत्तन सर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कॉन्फिडेंस देखिए सर, मतलब बस हो गया एक दिन का प्रचार, अब तो पूरा का पूरा ये विश्वास है कि अपना घर है, अपना गढ़ है, वो बड़ी जीत हासिल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल ओपोजिशन भी नहीं है वहाँ पर, फिर भी आप देखिए एक दिन पूरा उन्होंने सारा कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर कवर किया है। बिल्कुल, दैट मीन्स बीजेपी इज द इलेक्शन मशीन दैट इज गोइंग टू फेस द इलेक्शन विथ कॉन्फिडेंस, वो है दैट दिखाता है। और फिर भी कई जगह पे लोकल लेवल पे कई जगह पे प्रॉब्लम्स है पार्टी में, वो सब एड्रेस किया है उन्होंने, वो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इलेक्शन। एंड अमित शाह जी एक तरह से एक स्टार कैंपेनर है बाकी जगह के लिए भी, फिर भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उन्होंने टाइम दिया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बात आपने कही ना, मुझे लगता है विजय जी के पास, जी मैं आपके पास आ रही हूँ और इस सवाल के साथ आ रही हूँ कि अभी पिछले दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि देखिए साहब, बीजेपी जो है वो इस तरह की पार्टी है कि अगर किसी सीट पर वो चुनौती महसूस कर रही है तो जाहिर सी बात है वो जोर लगाएगी, वो ताकत लगाएगी। लेकिन अगर किसी सीट पर बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो जीत रही है, तब भी वो उतना ही जोर, उतनी ही ताकत लगाएगी इस लक्ष्य के साथ कि यहां पर हम जीत के मार्जिन को और बढ़ाएं, जीत को और बड़ी करें। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे अमित शाह जी की ये जो जीत है पिछली बार की 2019 की, 5,57,000 वोट का मार्जिन है, विनिंग मार्जिन जो है 5,57,000 का, जिसको अब वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि अमित शाह ने सिर्फ एक दिन दिया है यहाँ पर प्रचार में और 7 विधानसभा में गए, आप अमित शाह के चुनाव प्रचार को एक दिन मत देखिए, इसे 1991 से 2024 तक यानी 25 साल का चुनाव प्रचार है अमित शाह का। गांधीनगर का शायद ही कोई घर रहा होगा
जिसको अमित शाह नहीं जानते होंगे या अमित शाह को उस घर का जिस आदमी घर नहीं के जानता, दरवाजे पर अमित शाह नहीं नहीं गए होंगे, तो वो 25 साल का चुनाव प्रचार उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये एक दिन की तो औपचारिकता है जिसको वो दिखा रहे हैं ताकि रोमाना जी नाराज ना हो कि अमित शाह आए नहीं थे। हालांकि वो 25 साल से मैं आ रही हूँ सर आपके पास। वो जो वोटिंग चल रही है ना वहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, उन्हीं में से एक कैराना वाली सीट है और कैराना से उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की इकरा हसन है। सुनते हैं जरा क्या कह रही है। मेरा साथ दें क्योंकि हमें एक दूसरे का सहारा बन के ही हमारा रास्ता खुलेगा राजनीति में। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आपकी पार्टी भी, एनडीए का कई तरीके से अलायंस को लेकर कैसे देखती हैं आप? एनडीए का कोई जनाधार नहीं है, एनडीए ने कोई काम नहीं किया है। आज वो काम के बलबूते पे वोट मांगने में बिल्कुल असफल हैं, तो इसीलिए बेकार की बातें कर रहे हैं। उनको बात करनी चाहिए क्योंकि वो 10 साल से सत्ता में हैं। उनको अपने रहने दीजिए। एक लास्ट मैं इसमें एक दूसरे को, अगर हम बात करें कैराना के क्या मुद्दे हैं, अगर हम बात करें कैराना के मुद्दे क्षेत्र के विकास के हैं और यहाँ पर एक गन्ना बेल्ट है जहाँ का पेमेंट बहुत बड़ा एक मुद्दा है। साथ ही में यहाँ पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये अहम मुद्दे हैं जिनके बेसिस पे जनता वोट कर रही है इस बार। पहली बार लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है लोग आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि हम जनता तक पहुँचकर और इन मुद्दों को उठा सकें। और ये जो मुद्दे हैं ये सबको जोड़ने वाले हैं। समाज में विभाजन इनसे नहीं बल्कि एकता पैदा हो रही है क्योंकि सभी परेशान हैं। तो उस हिसाब से हमारा एक भाईचारा बना है जो इस सरकार के खिलाफ बना है और हमें पूरी उम्मीद है इंडिया गठबंधन जीतेगा। जिनके पिता मुनव्वर हसन, मां तबस्सुम हसन इसी कैराना सीट से सांसद रह चुके हैं। भाई नाहिद हसन जो हैं वो फिलहाल कैराना विधानसभा से विधायक हैं और पहली बार इकरा हसन जो है वो चुनाव मैदान में लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रही हैं। सामने बीजेपी की तरफ से प्रदीप चौधरी हैं जो 2019 में इस सीट पर जीते थे, इन्हीं इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन को मात देकर। कुल 102 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसमें उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। उत्तराखंड की जो गढ़वाल सीट है वहां बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी अपनी पार्टी और अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। उन्हीं से खास बातचीत हमारी सहयोगी दीपा बाफिला ने की है। हमारे साथ हैं गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी जी। अपना वोट वो कास्ट कर चुके हैं और उसके बाद वो पहाड़ी व्यंजन का लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइए कितने सालों के बाद ये खा रहे हैं या फिर? नहीं, देखिए मैं बहुत नियमित रूप से, जो हमारे मंडुआ बोलते हैं, आप लोग रागी बोलते हैं, ये मिलेट्स है और इसको मैं तो रोज़ मेरे खाने का हिस्सा है। इसलिए आप लोगों के लिए ये हो सकता नहीं, मेरे लिए बिल्कुल पुराना और ये बहुत ही फाइबरस है, शरीर के लिए भी अच्छा है और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी इससे बेहतर हो रही है। सर ये क्या क्या है, क्योंकि हमारे जो दिल्ली वाले दर्शक हैं या फिर जो आपको देख रहे हैं, ये किसकी चटनी है? ये मिर्च है, इसमें पुदीना है, नमक है और इसमें ये रागी है, मंडुआ की रोटी, आलू की सब्जी है। सर ये बताइए कि यहाँ पर इन व्यंजनों का स्वाद जनता किसको चखाने जा रही है, आपको क्या लग रहा है? देखिए जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है। बहुत जो लोग प्रचार में अंदर तक गए उन्होंने देखा कि बहुत स्पष्ट उनको दिखा है कि पुणे से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोगों का मन था। और ये चुनाव मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का था और लोगों में ये भाव पूरा था। और मैंने पूरे प्रचार के दौरान ये लोगों के अंदर ये देखा उत्साह कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, वो मेरे जीवन काल का ये बड़ा चुनाव था जब 10 साल के बाद इतना ज़्यादा उत्साह लोगों में देखा गया। सर विपक्ष के बारे में क्या ख्याल है? उनसे जब भी हम लोग बात कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान भी, तो एक बात को लेकर उन्होंने आप पर हमला किया, वो ये कि पैराशूट कैंडिडेट है अनिल बलूनी साहब और मैं तो यहाँ लोगों के बीच में रहता हूँ। देखिए अब तो मतदान हो रहा है और मतदान के बाद पता लग जाएगा कि क्या है। मतदान के बाद जब मतगणना होगी तो आपको सारे मुद्दे समझ आ जाएंगे। मुद्दा केवल ये है कि प्रधानमंत्री कौन बने देश का, उसके लिए। और मैं इन सवालों को भी जवाब दे सकता हूँ कि कौन बम्बई का रहने वाला है, लेकिन मैं इस तूतू में से हमारे पहाड़ के लोगों को कुछ मिलना नहीं है। ऐसा ही चीज़ करनी है जिससे हमारे लोगों का कल्याण हो। ये तूतू में और गाली गलौज से क्या मिलेगा हमारे लोगों को? और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इन चीज़ों को और 4 तारीख को परिणाम भी आप देख लीजिएगा। सर प्रचार के दौरान आप लोगों के बीच में जाते थे तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आई? और अब चूंकि यहाँ के लोग अगर आपसे मिल रहे हैं तो उनसे आप क्या कह रहे हैं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे उनके लिए? देखिए उत्तराखंड में, हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए सबसे पहला काम करना है। उसके बाद यहाँ की जो आर्थिकी है उसको तीर्थाटन के साथ जोड़ना है, पर्यटन के साथ जोड़ना है। और यहाँ पर
जो जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब कुछ देनी है। हमारे एट होम का जो होम स्टे का काम बहुत अच्छा लोगों ने शुरुआत की है, ये क्रांति कर रहा है। होम स्टे की हमारी जो योजना है, हर आदमी एक छोटा सा अपने घर में होम स्टे शुरू कर रहा है और उससे उसका जीविका उपार्जन भी हो रहा है और टूरिस्ट भी आ रहा है और यहाँ का विकास भी हो रहा है। 5 सीटों पर क्या होने जा रहा है, आखिरी सवाल? 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले से अधिक मार्जिन से जीतने वाली है। चुनाव की थकान मिटाते हुए आराम से बैठकर नाश्ता करते हुए अनिल बलूनी से ये खास बातचीत दीपा की आप देख रहे थे। मैं आपको सुनाती हूँ, इस वक्त चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे धैर्य का, मेरे संयम का वो इम्तिहान ना लें भाई। मैं बहुत धैर्य के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। किसी की माँ को इस तरीके से गाली दी जाए कि वो व्यक्ति अपना आपा भी खोता है। इस तरीके से मैं बहुत धैर्य, मैं बहुत संयम के साथ मैं इन सारी बातों को मैं रख रहा हूँ। आक्रोशित हूँ, गुस्सा है और तेजस्वी से मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी है कि आपके सामने मेरे लिए राबड़ी देवी जी मेरी माँ है, बात ख़त्म। मेरे सामने उनके बारे में कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता, मीसा दी के बारे में, किसी के भी बारे में या किसी भी आम बिहारी के बारे में, तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता, मैं कड़ी आपत्ति दर्ज करता। पर इस तरीके से खामोश रहकर आप बढ़ावा दे रहे हैं लोग। तो बिहार की राजनीति में वो इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वायरल वीडियो वाला, जिसमें मंच पर तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं और भीड़ में से एक व्यक्ति चिराग पासवान के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हुआ, गालियां देता हुआ सुनाई पड़ रहा है। उसी को लेकर चिराग पासवान बेहद आहत और वो बाकायदा इस बात को दोहरा रहे हैं कि तेजस्वी यादव से कम उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पहले सुनते हैं जरा। And also you are going to elect the 18th Lok Sabha. So the 18 years age plus have a bigger role to play, and I'm sure all want the continuity and the positivity and the stability in the country. Sir, there is an atmosphere of change in the country. People want a strong leadership, able leadership, and they have seen how the country has progressed in the last 10 years. From fragile 5 to the first 5. How country has progressed under Modi ji's leadership in the last 10 years and has earned a name globally. Now the people want to see the continuity and stability and also see India to grow as the third largest economy in the next 3 years. तो एक बार फिर मोदी सरकार और इसको लेकर जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से मोदी सरकार के काम और जो योजनाएं गिनाई जाती हैं उसी का जिक्र एक बार फिर देश के सामने करते हुए अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे किस तरीके से आर्थिक मोर्चे पर भी कहां तो कभी देश की जो गिनती है वो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में होती थी और कहां मोदी राज में अब हम टॉप 5 में पहुंच गए हैं। और सीधे आपको लेकर चलते हैं गुजरात, गांधीनगर। अमित शाह पहुंचे हुए नामांकन दाखिल करने के लिए और तस्वीरें आपके सामने। जी नीरज। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। उनका काफिला आ चुका है, सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है। अगले 1 मिनट से भी कम समय में वो कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और इसी मार्ग से, जहां आप देख रहे हैं पीछे सिक्योरिटी लगी है, इसी मार्ग से वो आएंगे और अंदर जाएंगे। अंदर कलेक्ट्रेट में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है। पहली जो व्हीकल होती है, स्कॉट व्हीकल, जो वो आ चुकी है। माना जा रहा है सर्किट हाउस से वो निकल चुके हैं, अगले कुछ ही पल में यहाँ पहुँचने वाले हैं रोमाना। और आज अपना वो दूसरी बार गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये उनके लिए बहुत ही अद्भुत क्षण है, क्योंकि जब हम कल बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछले 25 साल से मैं इसी गांधीनगर में काम कर रहा हूँ। दीवालों पर मैंने पोस्टर लगाए, स्लोगन लिखे, कार्यकर्ता की तरह एक काम किया और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब अपने ही लोगों के बीच में आज लोकसभा सांसद के रूप में मैं आ रहा हूं और लोगों से इतना प्यार मिल रहा है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, फिलहाल सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है और किसी भी पल गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर कलेक्ट्रेट पहुंचने जा रहे हैं। जी रोमाना। बिल्कुल 12:32 हो गया नीरज। 12:39 वो शुभ मुहूर्त जब बताया जा रहा है अमित शाह नामांकन दाखिल करेंगे, तो जहां पर नीरज मौजूद हैं, बिल्कुल कलेक्ट्रेट के नजदीक मौजूद हैं। और ये जो पीछे सड़क आपको दिख रही है नीरज पांडे के, यहीं से वो गाड़ियों का काफिला नजर आएगा। अमित शाह पहुंचेंगे यहां पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। 2019 पहली बार इसी गांधीनगर सीट से अमित शाह सांसद बने, लेकिन इस गांधीनगर सीट से अमित शाह का रिश्ता 2019 नहीं, 2014 नहीं, 2009 नहीं, और पीछे जाइए
90 के दशक में चाहिए। और याद कीजिए लालकृष्ण आडवाणी वाला वो चुनाव, जहां पर एक आम कार्यकर्ता की तरह उस चुनाव की कमान जो है अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी थी, और वो घर घर जाकर चाहे पर्चे बांटना हो, चाहे पार्टी का पोस्टर चिपकाना हो। इसीलिए कहते हैं कि गांधीनगर लोकसभा सीट जो है, अच्छा फिर से नीरज बुला रहे हैं जी, गाड़ियों का काफिला पहुंचना शुरू हुआ क्या? बिल्कुल 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 रोमाना, बिल्कुल ये आप देखिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं इस समय कलेक्ट्रेट, और ये जो काफिला है आप देखिए इसी में अमित शाह एक गाड़ी में, ये देखिए सीधी ये गाड़ी में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, और उनके साथ पीछे भूपेंद्र पटेल और उनकी पत्नी, दोनों लोग, उनकी पत्नी सोनल पटेल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वो दोनों लोग भी उसी गाड़ी में। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर कलेक्ट्रेट में पहुंच गए हैं और अगले कुछ पल में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ पूरा काफिला है, और देखिए आप बड़ी संख्या में जो उनके कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से वो कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं जा पाएंगे। राज्य सरकार के मंत्री हर्ष सांघवी और दूसरे जो नेता हैं, यानी कि 4 प्रस्तावक, केसी पटेल, मयंक पटेल, मुख्यमंत्री खुद भूपेंद्र पटेल, ये सारे लोग वहां पे मौजूद रहेंगे। उनकी पत्नी सोनल पटेल वो भी उसी गाड़ी में थी जिस गाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह थे। तो एक गाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह, उनकी पत्नी सोनल पटेल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, तीनों लोग अभी फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर गए हैं। और आपने जैसे पहले ही बताया कि 12:39 का वो मुहूर्त है जिसमें ये अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जिस मुहूर्त में गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पिछली बार यानी 2019 का जब वो नामांकन दाखिल करने गए थे, तब भी 12:39 पर ही उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, और इस बार भी वो 12:39 पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए फिलहाल गांधीनगर कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में वो प्रक्रिया भी आएगी, अंदर की तस्वीरें भी आपको आएंगी, दुनिया देखेगी कि देश का सबसे ताकतवर मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो इस समय अपना गांधीनगर से नामांकन दाखिल कर रहा है। जी रोमाना। और गांधीनगर को लेकर इतने आश्वस्त अमित शाह कि खुद उनकी तरफ से ही ये साफ कर दिया गया कि कल का पूरा दिन उन्होंने गांधीनगर को दिया। अहमदाबाद और गांधीनगर में, जो गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा सीटें पड़ती हैं, वहां पर हमने देखा कल किस तरीके से रोड शो अमित शाह की तरफ से किया गया। जो 7 विधानसभा लोकसभा में आती हैं गांधीनगर की, उन 7 से अमित शाह का वो काफिला गुजरा और जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिल रहा था। और कार्यकर्ता जो हैं, जीत को लेकर नहीं बल्कि किस तरीके से विक्ट्री मार्जिन को और बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछली बार 2019 में सीआर पाटिल थे, नवसारी गुजरात से ही जीत दर्ज की थी, जो देश में सबसे बड़ी विक्ट्री मार्जिन थी उससे। नीरज, इस बार लक्ष्य यही है अमित शाह और उनके समर्थकों के सामने कि किसी तरीके से टॉप किया जाए विक्ट्री मार्जिन में। देखिए रोमाना, एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह का, जैसे विजय त्रिवेदी जी बता रहे थे कि 25 साल का आप उनकी मेहनत इस सीट पर आप देखिए। कभी वो खुद लालकृष्ण आडवाणी के लिए पोस्टर बैनर लगाते थे, आज वो अपने लिए यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ और भी समझ, 2019 में जब वो लोकसभा जीत कर आए, तब से लेकर आज तक बहुत रेयर रहा हो कि कभी वो सैटरडे और संडे को अहमदाबाद या गांधीनगर से बाहर रहे हों। सैटरडे संडे वो हर सैटरडे को गांधीनगर रहते हैं, हर संडे को गांधीनगर रहते हैं, और संडे की शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। यानी फ्राइडे रात को वो आ जाते हैं और सैटरडे पूरा दिन देते हैं, संडे पूरा दिन। हफ्ते में 2 दिन शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो डेडिकेशन के साथ अपने क्षेत्र में इतना समय दे। तो आज वो जो आश्वस्त हैं, उसके पीछे उनके 5 साल में हर हफ्ते के 2 दिन को काउंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन 2 दिनों में वो आते हैं और पूरे हफ्ते की सारी जो बातें होती हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं को दूर करना, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रॉपर समय देना और प्रॉपर लोगों से मिलते जुलते रहना, ये पिछले 5 साल की प्रक्रिया रही है। और यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि मैं सिर्फ एक ही दिन रहूंगा और इसके अलावा सारा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ेंगे। तो वो विश्वास है कि 5 साल में जो लोगों से मिले, कनेक्ट किए, लोगों के काम किए, उसके दम पे अमित शाह जैसे नेता ये कह सकते हैं कि मैं अब इस इलेक्शन में नामांकन के बाद शायद ही मैं आऊं। दूसरी जो बड़ी आपने बात कही, ये बिल्कुल सही है कि पिछली बार देश में सबसे बड़े मार्जिन से सीआर पाटिल चुनाव जीते थे। लेकिन आज जब कल हमने बात की कार्यकर्ताओं से गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी के, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार सबसे बड़ी मार्जिन की जीत वो गांधीनगर से होगी और वो अमित शाह की जीत होगी, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य रखा है 10 लाख
से अधिक के मार्जिन से चुनाव जीतना। वैसे भी विपक्ष के जो नेता लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने कहीं झंडा बैनर कहीं कुछ मुझे कांग्रेस का दिखाई नहीं पड़ा। तो एक तरह से देखा जाए तो गांधीनगर का जो चुनाव है वो एक तरफा चुनाव है। ये बात सही है कि 5,57,000 के मार्जिन को अब भाजपा कार्यकर्ता कितना आगे ले जाते हैं वो तो 4 जून के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल कार्यकर्ता है गांधीनगर में इस बार अमित शाह की जीत को ऐतिहासिक बनाने में जुटा हुआ है। जी रोमाना। बिल्कुल रहिए मेरे साथ नीरज। भीतर की तस्वीरें सामने आ गई हैं। कलेक्ट्रेट ऑफिस दफ्तर में इस वक्त बैठे हुए हैं अमित शाह, और यहाँ पर अब जो पर्चा दाखिल करने की औपचारिकताएं हैं वो पूरी करते हुए आपको नजर आएंगे। और उनके साथ में आप देख रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद हैं। अमित शाह की पत्नी जो हैं सोनल शाह, वो भी इस मौके पर अमित शाह के साथ मौजूद हैं। लेकिन अमित शाह के अगल बगल वाली कुर्सियों पर पार्टी के नेता ही बैठे हुए हैं, और पत्नी देखिए आप अमित शाह की, वो उधर दूर कुर्सी पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 2014 में जिस तरीके से बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की थी, खासतौर से उस उत्तर प्रदेश से जहां पर दशकों से बीजेपी का सफाया हो चुका था, उसी जीत के रणनीतिकार, उसी जीत के चाणक्य अमित शाह को माना गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश से वो जब बम्पर सीटें मिली थी तब बीजेपी 71 और एनडीए 73, उसी से दिल्ली का रास्ता बीजेपी का आसान हुआ था और पहली बार देश में मोदी सरकार बनी थी। और उसके बाद से तो जैसे ये सिलसिला लगातार कायम है। 2019 2014 के मुकाबले और बड़ी जीत, और 2024 में इस बार बीजेपी ने अपने लिए जीत का टारगेट और बड़ा कर लिया है। खुद बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है अब की बार 370 पार का लक्ष्य वो पार्टी के लिए लेकर चल रहे हैं, और 400 पार एनडीए पर्चा दाखिल कर रहे हैं। अमित शाह गांधीनगर सीट से 2019 में इसी गांधीनगर सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर जीतकर संसद पहुंचे अमित शाह और देश के गृह मंत्री बने। तो इस वक्त ये औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। हालांकि 2019 में जिस तरीके की भावुकता रही होगी अमित शाह के मन में, विजय जी बेहतर बता पाएंगे। अब तो ये दूसरा मौका है 2024 में, और अब कॉन्फिडेंस ज्यादा 2024 में। विजय जी, कॉन्फिडेंस तो अमित शाह का हमेशा ही बहुत रहता है, और वो जब गुजरात में गृह मंत्री के तौर पर काम करते रहे नरेंद्र मोदी जी के साथ। एक खास बात और है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो, लेकिन एक सवाल मैंने आडवाणी जी से पूछा था एक ज़माने पहले कि जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राजनीति की जो सबसे बड़ी और सबसे लंबी जोड़ी रही थी वो लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की रही थी। सर ये डिक्लेरेशन पढ़ के बता रहे हैं क्या? नहीं, वो अपना पढ़ के शपथ जो होते हैं उसको ले रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरी जोड़ी बनी है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बनी है, और ऐसा विश्वास भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय राजनीति में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं दिखाई देता। तो नरेंद्र मोदी का जो विश्वास अमित शाह पर है, एक तरह से समझिए कि एग्जीक्यूटिव सीईओ जो है ना इस सरकार के, वो अमित शाह हैं, जिन पर पूरा भरोसा किया जाता है। और वो भरोसा जो आप आज बात करें कि इमोशनल कनेक्ट की बात है, लेकिन वो 2019 में तो इमोशनल कनेक्ट हो सकता है उनके लिए, क्योंकि पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उससे पहले राज्यसभा का चुनाव लड़ा, फिर वो पार्टी के अध्यक्ष रहे। लेकिन इस बार उनके मन में है ये कसक कि ये जो मार्जिन है वो नंबर 1 किया जाए। जो पिछली बार पार्टी मार गए थे नवसारी से, उनका सबसे बड़ा मार्जिन था। इस बार तो टारगेट वही लेकर चल रहे हैं। और मैं इसलिए कह रही थी वो भावनात्मक पहलू, क्योंकि देखिए पत्नी भी साथ में नजर आ रही है, हालांकि दूर वाली कुर्सी पर बैठी हुई है जी। जो उनकी पत्नी है सोनल पटेल, वो हमेशा उनके साथ रहती हैं, एक मतलब बेहतर जो कहना चाहिए पार्टनर के तौर पर। वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं दिखाई देती, लेकिन उनके पीछे जो सारा काम है बैकग्राउंड का वो सोनल देखती हैं जी। देखिए सब लोग जानते हैं, बहुत पुराना, मेरी भी इनसे मुलाकात 98 के एक बीजेपी के नेशनल काउंसिल के समय की है पहली बार। तो ये इनकी जगह है, भावना वगैरह की तो अब कोई स्थिति रही नहीं। मेन चीज़ क्या होती जब कोई पॉलिटिशियन इतनी बड़ी प्रोफाइल पे आ जाता है, जिस प्रोफाइल पे आज की तारीख में अमित शाह मौजूद है, तो चुनाव जीतना एक किस्म की औपचारिकता रह जाती है। और वो भी ख़ास तौर पे अपनी जगह से, अपने गढ़ से, अपने इलाके से, जहाँ से आप 25 साल तक सक्रिय रहे हैं। तो की पॉइंट यहाँ पर ये है कि हाँ मार्जिन डिस्कस हो सकता है कि नंबर्स बढ़ेंगे कम होंगे, लेकिन इस वक्त वो अमित शाह है इंडियन पॉलिटिक्स में, वो इस वक्त अमित शाह है। तो प्रोफाइल इटसेल्फ जो है वो एक तरह से तय कर देगी कि ये चुनाव और उनका अभी नामांकन भरना, ये सब
प्रक्रिया के तौर पर ज़रूरी है, लेकिन ये प्रक्रिया ही है। बाकी इनके कोई जीत या ना जीतने या इस तरह का कोई बहस या मसला होता ही नहीं। ये जो अभी आपने हेडलाइन दी ना कि ये अमित शाह और ये अमित शाह हैं, ये गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जी श्रीदत्तन सर खास मुहूर्त का भी ख्याल रखा गया है। 12:39 पर ही पर्चा दाखिल किया जा रहा है और इससे भी समझ में आता है कि कैसे वो जीत इस बार सबसे बड़ी वाली इन्हीं अमित शाह को मिले, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुहूर्त तो सब लोग देखते हैं सारे। इवन केरला में कंट्रोवर्सी भी हुआ था, कांग्रेस का उनको टाइम नहीं दिया था, उनको जो टाइम पूछा था वो तो सब देखते हैं। पर आप देखिए वो बीजेपी के लिए वो वहाँ पर बिल्कुल कॉन्टेस्ट ही नहीं है वहाँ पर। जैसे वो इस बार आप उन्होंने सही बोला है कि इट इज़ अबाउट द मार्जिन ऑफ विक्ट्री, एंड वहाँ पर कुछ भी कम हो गया तो वो इट हैव ए रिफ्लेक्शन। ये बात उन्होंने दोबारा में ऐड करोगे, चर्चा हुई। अक्सर देखा जाता है, बरसों का तजुर्बा है विजय जी हमारा सबका, कि जब बहुत बड़ा नेता होता है तो मान लीजिए उसका 10,000 वोट भी कम हो गया, दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो अमित शाह उस स्थिति में है कि इनका 10,000 भी मान लो कम हो गया तो चर्चा हो जाएगी, अरे अमित शाह का गांधीनगर में 10,000 वोट कम हो गया। चिदम्बरम ने बोला भी था ना, उनका काम कर दिया है। विजय जी 3 पावरफुल, सबसे पावरफुल होम मिनिस्टर हुए वो गुजरात से हुए, सरदार पटेल, फिर लालकृष्ण आडवाणी और फिर अमित शाह। और अमित शाह का होम मिनिस्टर सबसे पावरफुल होने का एक कारण मैं बताता हूँ आपको कि 2014 वाली सरकार में जो फर्स्ट जो थी उनकी सरकार, मोदी सरकार, उसमें राजनाथ जी होम मिनिस्टर थे। और जब 370 को लाने का फैसला तय हो गया तो प्रधानमंत्री ने राजनाथ जी को रक्षा मंत्री बनाया और अमित शाह को गृह मंत्री बनाया, और उनके बनते ही धारा जो अनुच्छेद 370 है, आर्टिकल 370, उसका एब्रोगेशन का काम किया, क्योंकि उनका जो एक लक्ष्य को जिस तरह से वो रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है अमित शाह की कि वो क्रिटिसिज्म की, आलोचना की, गालियों की परवाह नहीं करते, वो जो तय करते हैं उस पर जाते हैं। और इसीलिए होम मिनिस्ट्री चेंज की गई। राजनाथ सिंह जी तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से हैं, लेकिन राजनाथ जी की जगह अमित शाह को लाया गया। और उसके बाद वो सेकंड फेज में सबसे पहला काम जो हुआ वो आर्टिकल 370 को हटाने का हुआ, और अब यूसीसी का जो काम होगा, और उसके बाद वो सीए वाला फैसला, सीए वाला जो फैसला है, और वो क्रिटिसिज्म से बदलते नहीं है। अमित शाह को जो ठीक लगता है वो बोलते हैं। पार्टी में भी लोग उनसे बहुत घबराते हैं कि वो साफ साफ बात करते हैं, भाई तुम नहीं जीतोगे, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि साहब उनकी सरकार की यूएसपी क्या है, उनकी सरकार की यूएसपी ये है कि वो बिना डरे, बिना झिझके, सख्त, कड़े, बड़े फैसले लेते हैं। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी सोच को, कड़े फैसले लेना, बड़े फैसले लेना, उन्हीं फैसलों को आगे बढ़ाने में अगर कोई सबसे मजबूती के साथ, सक्षम अंदाज में डटा हुआ नजर आता है तो वही अमित शाह है। इसी बात को आप अंडरलाइन कर रहे थे विजय जी। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है कि इसीलिए मैंने कहा कि उनकी जो एक ताकत है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी का जो सबसे ज़्यादा विश्वास है वो अमित शाह को लेकर है। आज भी देखिए, अब तो पार्टी के अध्यक्ष भी बदल गए। एक ज़माने में अमित शाह को, और अमित शाह का विश्वास गुजरात से तो था ही नरेंद्र मोदी का, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में, जब भारतीय जनता पार्टी को कोई उम्मीद नहीं थी 2014 के इलेक्शन में, तब अमित शाह को नरेंद्र मोदी के कहने पर प्रभारी बनाकर भेजा गया था, और इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई। और वो कहते हैं ना, रेस्ट इज हिस्ट्री। 2014 उत्तर प्रदेश बीजेपी का जिस तरीके का रिवाइवल यूपी में हुआ, वो तो मुझे लगता है सदियों तक भारतीय राजनीतिक इतिहास में याद रखा जाएगा। आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय आडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं मैं
बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है। इस क्षेत्र की जनता ने जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश ने समग्र दुनिया में न केवल गौरव प्राप्त किया है, अपना मजबूत स्थान बनाया है। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत, एक कल्पना को, इस संकल्प को 130 करोड़ की जनता का संकल्प बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगर इस मुकाम पर देश को पहुंचाना है तो ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल जो देश की जनता ने दिए वो यूपीए सरकार ने किए हुए गड्ढे भरने में गए हैं और ये 5 साल जो आने वाले हैं ये विकसित भारत की भव्य इमारत बनाने की नींव डालने के 5 साल होने वाले हैं। अतः मैं गांधीनगर मत क्षेत्र की जनता और पूरे देश की जनता को करबद्ध विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इतनी चिलचिलाती धूप में सूर्य आसमान में बीच में आ जाए उसके पहले 10:30 बजे अपना वोट करें, अपने परिवार का वोट करें और प्रचंड बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है, इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें। हमेशा की तरह आपके प्यार का आकांक्षी मैं अमित शाह फिर से एक बार वोट की अपील करता हूं कि आइए 10:30 बजे आप सभी एक बार मत पेटियों को कमल से भर दीजिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो अमित शाह को आप सुन रहे थे गांधीनगर सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के बाद। बड़ी बात अमित शाह ये कह रहे थे कि साहब ये जो 10 साल मोदी सरकार के, वो तो जो पिछली यूपीए सरकार थी उसके गड्ढे भरने के काम में ही हमने लगा दिए। अब अगले 5 साल विकसित भारत की जो बुलंद इमारत बनानी है उसकी नींव डालने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए मोदी सरकार को मजबूती से वापस लाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।